इमेजिन करो एक ऐसी मेडिसिन जो तुम्हारा परफेक्ट यंगर वर्जन बना सकती है, लेकिन उसके बदले तुम्हारी असली जिंदगी ही खतरा बन जाए। साउंड्स क्रेजी ना? वेल दोस्तों, यही कहानी है आज की मूवी द सब्सटेंस की। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द माइंड फ्लिक रिव्यूज। आज हम करने वाले हैं एक दमदार ब्रेकडाउन, एक ऐसी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी का जो सिर्फ हॉरर ही नहीं बल्कि फेम, ब्यूटी और सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स पर भी एक कड़वी सच्चाई सामने लाती है। मूवी में हम मिलते हैं एलिजाबेथ स्पार्कल से, एक टीवी स्टार जो अपने 50th बर्थडे पर ही अपना करियर और रेस्पेक्ट खो देती है। दुनिया उसे एक एक्सपायर्ड प्रोडक्ट समझने लगती है। दर्द में वो ट्राई करती है एक सीक्रेट सीरम, द सब्सटेंस, जो बनाता है उसका यंगर और ब्यूटीफुल वर्जन सू। लेकिन दोस्तों, हर मैजिक के पीछे एक खतरनाक प्राइस होता है। हर 7 दिन में जिंदगी स्वैप करनी पड़ती है। अब सोचो, अगर वो कॉपी तुम्हारी असली जिंदगी चुरा ले तो दोस्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं द सब्सटेंस की पूरी कहानी, उसके शॉकिंग ट्विस्ट और एक ऐसी मॉन्स्टरस एंडिंग जो आपको हिला के रख देगी। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स डाइव इन। मूवी की ओपनिंग एक अजीब सा सीन है। हमें दिखाई देता है एक अननोन पर्सन जो एक एग पर द सब्सटेंस यूज करता है और तुरंत ही वो एग 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। ये मोमेंट अभी कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आगे जाके इसका बड़ा सिंबॉलिक मीनिंग निकलेगा। फिर हम देखते हैं एक हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार एलिजाबेथ स्पार्कल का। शुरू में क्राउड उस स्टार की तस्वीर ले रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ वो स्टार क्रैक और फेड होने लगता है और लोग उसके आसपास से कैजुअली गुजर जाते हैं बिना कोई इंपॉर्टेंस दिए। ये एक सिंबॉलिक तरीका था दिखाने का कि उसकी स्टार पावर खत्म हो रही है और टाइम के साथ लोग उसे भूलते जा रहे हैं। फिर आज की प्रेजेंट टाइमलाइन में हम मिलते हैं एलिजाबेथ स्पार्कल से। अब वो एक छोटा सा टीवी वर्कआउट शो होस्ट करती है। बाहर से तो वो हैप्पी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर एक हॉलोनेस चल रही होती है। वो हॉल से वॉक करती है जहां वॉल्स पर उसके पुराने सालों के फोटोज लगे होते हैं और इंटरेस्टिंगली हॉल में मिलने वाले सब उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। लेकिन इस बार वो बर्थडे उसके लिए एक रिमाइंडर बन जाता है कि वो ओल्ड हो रही है। और फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है। वुमेन्स रेस्टरूम बंद होता है तो वो मेंस वॉशरूम में चली जाती है। वहां पे वो अपने बॉस हार्वी की बातें सुन लेती है। हार्वी अपने फ्रेंड को फोन पर बोल रहा होता है, हमें लड़की यंग चाहिए, हॉट चाहिए और अभी चाहिए। उसके वर्ड्स एकदम डिस्गस्टिंग लगते हैं। वो एलिजाबेथ की पुरानी सक्सेस का मजाक उड़ाता है और कैजुअली बोलता है कि औरतों की फर्टिलिटी 25 साल के बाद गिरने लगती है। ये बंदा औरतों के लिए बुरी सोच रखता है, मतलब पूरा वुमेन के अगेंस्ट है। एलिजाबेथ ये सब सुनकर टूट जाती है। जब वो मिरर में खुद को देखती है, उसको चेहरे पर पहली बार वो सैडनेस दिखाई देती है जो पहले कभी नहीं थी, जैसे कि अपनी रिफ्लेक्शन में वो अपनी एजिंग देख रही हो। इसके बाद हम देखते हैं हार्वी और एलिजाबेथ एक रेस्टोरेंट में बात कर रहे होते हैं। हार्वी इतने घटिया तरीके से खाना खा रहा होता है कि देखना मुश्किल लगता है। ये सीन पर्पसली डिस्गस्टिंग दिखाया गया है ताकि हार्वी की पिग लाइक पर्सनैलिटी समझ आए। बातों बातों में वो एलिजाबेथ को बोलता है कि उसका टीवी शो खत्म हो रहा है, बेसिकली शी इज फायर्ड, और फिर वो कैजुअली उठकर चला जाता है। एलिजाबेथ उदासी में ग्लास में गिरती एक फ्लाई को देख रही होती है जो विस्की में डूब रही है। ये शॉट एक सिंबल है, मतलब एलिजाबेथ भी सोसाइटी की नजरों में एक डूबती हुई मक्खी जैसी हो गई है। फिर जब वो कार ड्राइव कर रही होती है तो देखती है लोग उसका एक पुराना बिलबोर्ड तोड़ रहे होते हैं, मतलब एक और सिंबल कि दुनिया ने उसका चैप्टर क्लोज कर दिया है। और इसी डिस्ट्रैक्शन में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे चेक करके बोलता है कि सब ठीक है और एक और बार हैप्पी बर्थडे बोलता है। लेकिन इस बार एलिजाबेथ की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब बर्थडे एक सेलिब्रेशन नहीं, एक कर्ज लगने लगता है। और यहीं पर एंट्री होती है एक मिस्टीरियस यंग मैन की। उसके हाथ पर एक बर्थ मार्क होता है। वो एलिजाबेथ की स्पाइन को एग्जामिन करके कहता है कि यू आर गुड कैंडिडेट। फिर वो उसे एक कोड देता है जिसकी पॉकेट में एक यूएसबी स्टिक होती है। उस पे लिखा होता है इट चेंज्ड माय लाइफ। दोस्तों, यही था द सब्सटेंस, लेकिन इसके बारे में एलिजाबेथ अभी कुछ नहीं जानती। और जैसे ही वो उस यूएसबी को समझने वाली होती है, एक और आदमी फ्रेड आता है। वो एलिजाबेथ को पहचानता है और कहता है तुम बिल्कुल वैसी ही लगती हो जैसी स्कूल डेज में थी, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की
लड़की, और फिर वो अपना नंबर देकर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलिजाबेथ घर आती है और फाइनली हमें पता चलता है कि उस यूएसबी स्टिक के अंदर क्या था। एक वीडियो प्ले होता है जो सीधा उससे पूछता है, क्या तुमने कभी सपना देखा है अपने एक बेटर वर्जन का, एक यंगर, ज्यादा ब्यूटीफुल, ज्यादा परफेक्ट वर्जन का। वीडियो एक्सप्लेन कराती है कि बस एक इंजेक्शन लेना होगा और तुम्हारे डीएनए का सेल्यूलर डिवीजन एक नया वर्जन क्रिएट करेगा, मतलब एक नई तुम ही तुमसे बाहर निकलकर सामने खड़ी होगी। लेकिन एक कैच है, दोनों वर्जन को टाइम शेयर करना होगा, 1 वीक ऑन 1 वीक ऑफ, यानी हर 7 दिन के बाद स्विच करना होगा। और एक गोल्डन रूल, तुम दोनों एक ही हो, तुम खुद से कभी भाग नहीं सकती। एलिजाबेथ नेचुरली शॉक हो जाती है और यूएसबी को सीधे कचरे में फेंक देती है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर की डेस्पिरेशन अभी भी जिंदा है। थोड़ी देर बाद वो एक बार में बैठकर ड्रिंक करती है और एक यंग कपल को रोमांटिक मोमेंट शेयर करते देखकर उसको अपनी लोनलीनेस रियलाइज होती है। उसे लगता है कि वो अपनी लाइफ से कितना कुछ मिस कर रही है, स्पेशली बीइंग डिजायर्ड और एडोर्ड। और बस वहीं से एलिजाबेथ का माइंड चेंज होता है। वो तुरंत घर जाके यूएसबी को डस्टबिन से निकालती है और गिवन नंबर पर कॉल कर देती है। अगले सीन में वो एक शेडी सी गली में जाती है जहां एक लॉकर के थ्रू उसे वो सब्सटेंस का सीक्रेट पैकेज मिलता है। पैक के अंदर होता है एक एक्टिवेटर, कुछ फूड पाउचेस और स्टेबलाइजर्स, और सब कुछ एक टॉक्सिक नियॉन ग्रीन कलर में। एकदम से लगता है कि ये तो क्लियरली बैड आइडिया है, मतलब मूवी हमें ऑलरेडी वार्निंग दे रही है कि इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। रूल्स क्लियर कर दिए जाते हैं, एलिजाबेथ और उसके नए वर्जन को स्ट्रिक्टली एक हफ्ते का टाइम शेयर करना होगा, और नेचुरली हमें पता है कि आगे चलकर ये रूल्स ब्रेक होने वाले हैं। अब एक बहुत ही इंटेंस सीन आता है। एलिजाबेथ एक मिरर के सामने अपना अनक्लॉथेड बॉडी एग्जामिन करती है और फिर द सब्सटेंस का इंजेक्शन लेती है, और उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो लिटरली इंसेन है, एकदम डिस्टर्बिंग बॉडी हॉरर स्टाइल। उसके बाद एलिजाबेथ बाथरूम के फ्लोर पर गिर जाती है, उसकी स्पाइन अजीब तरह से धड़कने लगती है, उसकी आंख भी 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टार्टिंग में एग स्प्लिट हुआ था। और फिर जैसे उसकी स्किन अनजिप हो जाती है, उसके अंदर से एक यंगर वर्जन निकलता है। ये यंगर वर्जन अपने आप को मिरर में देखता है और अपना नाम रखता है सू। और दोस्तों यहीं से शुरू होती है एलिजाबेथ की डुअल लाइफ। सू ऑडिशन देने जाती है एलिजाबेथ की पुरानी जॉब के लिए, और क्या ही कोइंसिडेंस, सब उसे पसंद करते हैं। हार्वी भी टोटली इम्प्रेस्ड होता है। बेसिकली सब उसके चार्म और यूथ पर फिदा हो जाते हैं और वो जॉब भी ले लेती है। आगे एक मोन्टाज दिखाया जाता है जहां 7 दिन सू एकदम परफेक्ट यंग हॉट लाइफ एंजॉय कर रही है। सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, सब उससे प्यार कर रहे हैं, और 7 दिन बाद वो एलिजाबेथ की बॉडी को रिटर्न करती है और फिर वो इनएक्टिव हो जाती है, बस फूड बैग से जिंदा रहती है। अब एलिजाबेथ के पास उसके 7 दिन है। वो अपने पुराने ऑफिस से अपने बिलोंगिंग्स कलेक्ट करती है, फूड बैग्स रिफिल करती है और थोड़ी अपनी नॉर्मल जिंदगी जीती है। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एलिजाबेथ 2 एग्स फ्राई करती है। ये क्लियरली स्टार्टिंग के एग स्प्लिट सीन की याद दिलाता है, मतलब अब एलिजाबेथ और सू एक ही सिक्के के 2 साइड बन गए हैं। फिर जब सू वापस एक्टिवेट होती है तो एकदम 90s एडवर्टाइजमेंट स्टाइल में चिल कर रही होती है, अंडरवियर में वॉक करते, डाइट को पीते हुए, और उसके सामने एलिजाबेथ के 7 दिन का बोरिंग लाइफ का प्रूफ पड़ा होता है। टीवी पर सिर्फ शॉपिंग चैनल चल रहा है और सोफे पर एलिजाबेथ का बट प्रिंट बना हुआ है। सू को देखकर बिल्कुल घिन सी आती है, जैसे कह रही हो बस इतना ही किया तुमने अपने 7 दिन में। यहीं से दोस्तों प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती हैं। सू बाथरूम की एक वॉल तोड़कर एक हिडन रूम बना देती है जिसमें वो एलिजाबेथ की इनएक्टिव बॉडी को हाइड करेगी। ये एक क्लियर साइन है कि वो अपनी ओल्डर वर्जन को दबाना और छुपाना चाहती है। इस तोड़फोड़ के नॉइस पर नेबर आ जाता है और एंग्रीली डोर बैंग करता है। उसे लगता है कि एलिजाबेथ अंदर है और वो बिल्कुल रेडी है उस पर चिल्लाने के लिए, लेकिन जैसे ही सू डोर ओपन करती है उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। सडनली वो पोलाइट हो जाता है, स्माइल करता है और हेल्प ऑफर करता है। कहता है अगर कभी कुछ चाहिए हो तो मेरे पास बड़ा हैमर है। ये सीन एकदम पावरफुल तरीके से बताता है कि एक यंग अट्रैक्टिव वुमन को सोसाइटी कितनी इजीली प्रिविलेज दे देती है। वहीं अगर एलिजाबेथ होती तो शायद इंसल्ट और इग्नोर मिलता। तो दोस्तों अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि सू अपनी नई जिंदगी में कितनी स्मूथली सेटल हो रही है। अब उसका अपना शो है और जब वो उस हॉलवे से वॉक करती है जहां पहले एलिजाबेथ के अलग अलग सालों की तस्वीरें
तस्वीरें लगी थी, अब सिर्फ एक ही पिक्चर है सू की। मतलब एलिजाबेथ का पूरा सफर लिटरली इरेज कर दिया गया है और सू का फ्रेश स्टार्ट हाईलाइट हो रहा है। अब सू के 7 दिन कंप्लीट हो गए हैं और टेक्निकली अब उसे एलिजाबेथ को रिटर्न करना था, लेकिन रूल्स तोड़ना यहीं से स्टार्ट होता है। सू एक पार्टी में जाती है, वहाँ एक लड़के से मिलती है और उसे अपने अपार्टमेंट ले आती है। जब दोनों एक दूसरे के साथ मोमेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं, अचानक सू की नोज से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ये क्लियर साइन है कि उसका टाइम खत्म हो गया है और अब एलिजाबेथ को जागना चाहिए। लेकिन सू एक शॉर्टकट निकालती है, वो एलिजाबेथ की स्पाइन से और सब्सटेंस सिरिंज कर लेती है, मतलब अपने लिए ओवर टाइम खरीद लेती है ताकि उस लड़के के साथ एक रात और एंजॉय कर सके। और बस यहीं पहली बार रूल्स तोड़ दिए जाते हैं और जैसे ही रूल्स ब्रेक होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी शुरू हो जाते हैं। जब एलिजाबेथ फाइनली जागती है 7 दिन के लिए, उसे एक डिस्टर्बिंग चीज नोटिस होती है। उसकी एक उंगली अब पूरी रिंकल्ड और ग्रे हो चुकी है, जैसे किसी बंदर की मुड़ी हुई उंगली। ये साइन है कि बैलेंस डिस्टर्ब हो गया है। एलिजाबेथ इमीडिएटली सब्सटेंस का नंबर डायल करती है और कंप्लेन करती है, लेकिन उनका जवाब कोल्ड और ब्रूटल होता है। जो हो गया है उसे रिवर्स नहीं कर सकते। वॉइस उसे याद दिलाती है कि तुम दोनों अलग नहीं हो, यू आर वन, और कॉल कट हो जाती है। अगला सीन और भी पेनफुल है। एलिजाबेथ बाहर जाती है और वही लड़का जिसके साथ सू रात गुजारती है वो अपनी बाइक लेने आता है, लेकिन उसका एलिजाबेथ के लिए बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है, रूड, हॉस्टाइल और डिसमिसिव। ये एक और बार दिखाता है कि कैसे सोसाइटी एक ओल्डर वुमेन को इंस्टेंटली यूजलेस मानकर डिसरेस्पेक्ट करती है। एलिजाबेथ उदासी में घर आती है और वहीं अपने पुराने दोस्त फ्रेड का नंबर देखती है। उस नंबर के साथ एक पॉपअप स्टाइल विजुअलाइजेशन आता है जहां फ्रेड का वॉइस ओवर बजता है, तुम अब इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। ये सुनकर एलिजाबेथ के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आती है और फाइनली वो फ्रेड को कॉल करके डेट सेट कर लेती है। बहुत टाइम बाद पहली बार एलिजाबेथ जेन्युइनली हैप्पी लगती है। लेकिन दोस्तों, अगला सीन शायद मूवी का सबसे ज्यादा रिलेटेबल और इमोशनल सीन है। एलिजाबेथ अपनी डेट के लिए तैयार हो रही होती है। वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपना मेकअप करती है। उसके अंदर थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी है, थोड़ी नर्वसनेस भी। जब वो रेडी होकर निकलने लगती है तो उसकी नजर एक डार्क कॉर्नर पर पड़ती है जहां सू इनएक्टिव स्टेट में पड़ी होती है, एकदम यंग, फ्रेश, फ्लॉलेस। एलिजाबेथ अपनी ही यंगर वर्जन को देखकर एकदम कंपैरिजन में चली जाती है। उसका मूड तुरंत डाउन हो जाता है। वो फिर मिरर के पास जाकर अपना मेकअप और ज्यादा हैवी करने लगती है। फिर जब वो कार कीज लेकर घर से निकलने वाली होती है तो विंडो से उसे एक बड़ा बिलबोर्ड दिखाई देता है, अब एलिजाबेथ का नहीं बल्कि सू का। ये एक और झटका है और एक और कंपैरिजन जो एलिजाबेथ के दिमाग में चुभ जाता है और वहीं से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। वो फिर से मिरर के पास जाती है, अपना आउटफिट एडजस्ट करती है, अपनी क्लीवेज को कवर करती है और एक शॉल लपेट लेती है जैसे वो अपनी ही बॉडी से अशेम्ड हो। अपना चेहरा और मेकअप ओवरडू करती है और फाइनली जब वो घर से निकलने लगती है तो डोर नॉब में अपनी रिफ्लेक्शन देखकर फिर रुक जाती है और इस बार उसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। वो लिपस्टिक को अपने फेस पर बिगाड़ लेती है, अपने ही चेहरे को खुरचने लगती है जैसे खुद से ही डिस्गस्टेड हो और वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलती। अगले शॉट में हमें दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ अपने बेड पर अकेली बैठी है, डिप्रेस्ड स्टेट में, और उसका फोन बार बार पिंग कर रहा है। फ्रेड टेक्स्ट भेज रहा है, तुम लेट हो, सब ठीक है क्या, तुम आ रही हो, लेकिन एलिजाबेथ का जवाब कभी नहीं आता। और दोस्तों, ये सीन एकदम हार्ट ब्रेकिंग है। ये मूवी के एंडिंग के साथ डायरेक्टली लिंक होता है। अगर एलिजाबेथ उस डेट पर चली जाती तो शायद फ्रेड उसे वैसे ही कॉम्प्लीमेंट करता, वैसे ही प्यार दिखाता और एलिजाबेथ को लगता कि वो अब भी खूबसूरत है। शायद उसकी लाइफ बदल जाती। लेकिन वो कंपैरिजन जो सिर्फ उसके दिमाग के अंदर चल रहा था उसे एकदम पैरालाइज कर देता है और इसी वजह से वो खुद को अपनी ही जिंदगी से डिजर्विंग नहीं समझ पाती। एलिजाबेथ अपनी इनसिक्योरिटी से इतनी प्रेशर में आ जाती है कि वो अपना डेट कैंसिल करके फ्रिज खोलती है और बिंज ईटिंग स्टार्ट कर देती है। ये उसकी रियलिटी है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट सू पे पड़ता है। रात को सू को एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो अपने टीवी शो पर होती है और उसके बॉडी से फूड निकलने लगता है जैसे एक चिकन डम्पस्टिक खुद उसके अंदर से बाहर आ रहा हो। ये सीन एकदम क्रीपी है और हमें दिखाता है कि चाहे वो दो अलग बॉडीज में हो पर एलिजाबेथ और सू अभी भी कनेक्टेड हैं। जैसे एलिजाबेथ बिंज ईटिंग करती है वैसे ही सू के नाइट
नाइटमेयर्स फूड के साथ जुड़ जाते हैं। पर सू का करियर ऊपर ही ऊपर जा रहा है। अब वो न्यू ईयर्स इवेंट होस्ट करने वाली है और उसकी फेम और भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन ज्यादा जीने के लिए और वक्त पाने के लिए वो एलिजाबेथ की स्पाइन से और फ्लूइड सक करने लगती है। रूल्स बार बार तोड़े जा रहे हैं और एलिजाबेथ का शरीर टूटने लगता है। उसकी टांगे सिकुड़ जाती हैं, हाथ और बाल सफेद और वो एक बूढ़ी औरत जैसी दिखने लगती है। फोन पर आवाज उसे रिमाइंड कराती है कि तुम मैट्रिक्स हो, तुम डिसाइड कर सकती हो, तुम चाहो तो ये सब बंद कर सकती हो। मतलब ये है कि चाहो तो तुम कंपैरिजन और इनसिक्योरिटीज की दुनिया से निकल सकती हो, चाहो तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल बंद कर सकती हो, चाहो तो अपनी जिंदगी जी सकती हो। लेकिन एलिजाबेथ के लिए अब ये मुश्किल है। बिलबोर्ड पे सू का ग्लोइंग फेस देखकर वो कहती है कि मैं बंद नहीं कर सकती। जब स्विच होता है तो सू एलिजाबेथ का घर गंदा और खराब देखकर गुस्सा हो जाती है। अब वो वापस भी नहीं आना चाहती। वो बार बार एलिजाबेथ की बॉडी से जूस सक करती रहती है, उसकी पूरी एनर्जी खींच लेती है। और जब वो फाइनली वापस आती है, एलिजाबेथ एक मॉन्स्टर जैसी लगती है, पूरी ड्रेन्ड, बॉल्ड, रिंकल्ड, जैसे 300 साल की बुढ़िया। ये देखकर एलिजाबेथ फाइनली टर्मिनेशन किट मंगाती है, एक ब्लैक फ्लूइड वाला सिरिंज। वो सू के दिल में इंजेक्ट करना शुरू करती है, लेकिन फिर उसे गिल्ट फील होता है। वो सीपीआर ट्राई करती है, फिर स्विच करने की कोशिश करती है। अब पहली बार वो दोनों एक साथ अवेक हो जाती हैं। सू टर्मिनेशन किट देखती है और समझ जाती है कि एलिजाबेथ उसे खत्म करना चाहती थी। अब दोनों के बीच एक वायलेंट फाइट होती है। सू एलिजाबेथ का सर मिरर में मार मार के तोड़ देती है, उसके चेहरे को तब तक क्रश करती है जब तक एलिजाबेथ खत्म ना हो जाए। स्क्रीन पर लिखा आता है रिमेम्बर यू आर वन। और अचानक से सू की बॉडी में एक झटका सा होता है, जैसे एलिजाबेथ की सोल वापस उसके अंदर मर्ज हो गई हो। दोस्तों अब न्यू ईयर्स पार्टी का वक्त आ गया है। सू भी तैयार हो रही होती है पार्टी के लिए, लेकिन तब एक अजीब और डरावना ट्विस्ट शुरू होता है। उसके दांत एक एक करके गिरने लगते हैं, नेल्स निकलने लगते हैं और एक पॉइंट पर तो उसका कान भी गिर जाता है। घबराकर वो सीधा घर भाग जाती है और वहां जाकर फिर से यूज कर लेती है वही इंजेक्शन जिसका यूज सिर्फ एक ही बार करना अलाउड था। यही सबसे बड़ा रूल ब्रेक है, क्योंकि उसने वही चीज अपने अंदर डाल ली जो मूवी के स्टार्ट में एलिजाबेथ ने की थी। लेकिन सवाल ये है कि जब एक कॉपी खुद को दोबारा कॉपी करने लगे तो क्या होता है। और फिर शुरू होता है असली हॉरर। सेल्स बार बार स्प्लिट होने लगते हैं, एक ही सॉकेट में मल्टीपल आंखें दिख रही होती हैं और अंदर एक जलता हुआ दिल जो बिल्कुल डिफॉर्म लगता है। देखने में ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बॉडी कंट्रोल से बाहर हो गई हो। सू ने बेसिकली अपने आप को एक मैसिव ट्यूमर में बदल दिया है और इस नए क्रिएचर का एक शोल्डर से एलिजाबेथ का फेस भी ग्रो कर रहा होता है। मतलब वो दोनों अब एक ही मॉन्स्टर बन गए हैं। दोस्तों उनका लुक सच में हॉरिफाइंग है, फिर भी वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है और पोस्टर से एलिजाबेथ के फेस का मास्क बना के अपने चेहरे पर चिपका लेती है, लिपस्टिक लगाती है और फिर जाती है स्टेज पर न्यू ईयर्स शो में। लेकिन जैसे ही वो क्राउड के सामने आती है, सब लोग शॉक में आ जाते हैं। मास्क गिर जाता है और सब उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं, फ्रीक, मॉन्स्टर। उनकी आवाज गूंजने लगती है और फिर होता है सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट। उसके सर के साइड से एक अजीब सा फ्लैश लाइक मास बाहर गिर जाता है और सब लोग और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। क्राउड उस पर हमला करने लगता है, उसे धक्का देते हैं, मारते हैं और वो स्टेज पर स्पॉटलाइट के बीच में गिर जाती है। स्पॉटलाइट जो एक तरफ उसके स्टारडम को सिंबलाइज करता है और दूसरी तरफ एक मेडिकल ऑपरेशन लाइट जैसा लगता है। गिरते हुए वो सिर्फ कह रही होती है, इट्स मी, इट्स मी। तभी एक रैंडम आदमी उसके सर पर मार देता है और उसका हेड लिटरली फट जाता है, लेकिन तुरंत ही वो दोबारा उग जाता है। फिर वो भागती है एक हॉलवे में, लेकिन वहां जाके पूरा बॉडी ब्लास्ट हो जाता है, सिर्फ एक मैसी पडल बच जाता है। और इसके बाद लास्ट टेरिफाइंग शॉट दिखाया जाता है, एलिजाबेथ का एक अलग हुआ फेस जो एक स्टिकी वेट सब्सटेंस से निकलकर हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम के स्टार पर क्रॉल करता है, जो एक्चुअली एलिजाबेथ का अपना स्टार होता है। स्पॉटलाइट उस पर फिर से गिरती है, जैसे वो अपने पुराने दिन याद कर रही हो, जब सब उसके लिए क्लैप्स करते थे, जब उसे इररिप्लेसेबल कहा गया था। लेकिन इस बार उसका वो स्टारडम एक मशी मैस में डिसॉल्व हो जाता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों क्या ट्विस्ट था ना, एक तरफ सेलिब्रिटी ऑब्सेशन और फेम का सिंबल और दूसरी तरफ एक हॉरिफाइंग मॉन्स्टर जिसमें साइंस और ग्रीड दोनों मिक्स हो गए। अब आता है फिल्म का सबसे लास्ट सिंबॉलिक मोमेंट, जब वो रोड पर फट जाती है और बस एक स्टिकी पडल बचता है तो एक स्ट्रीट स्वीपर उसके ऊपर से जाता है और वहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। लास्ट शॉट हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम का है, वही जगह जहां से फिल्म की शुरुआत हुई थी, मतलब एकदम परफेक्ट। एलिजाबेथ का राइज और फॉल दोनों हमने देखे एक ही सिंबल के साथ। दोस्तों ये
थी द सब्सटेंस की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ बॉडी हॉरर नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कमेंट्री भी है सोसाइटी के अनरियलिस्टिक ब्यूटी एक्सपेक्टेशंस और वुमेन की एजिंग प्रोसेस पर। आपको क्या लगता है, अगर आपके पास चांस हो एक बेटर वर्जन बनने का तो आप क्या करोगे, या फिर वो एक कर्ज बन जाएगा? कमेंट्स में जरूर बताना, मुझे आपके थॉट्स सुनने का हमेशा वेट रहता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही डिटेल्ड मूवी ब्रेकडाउन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्रेजी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप वॉचिंग मूवीज विद मी।